से इसकी वापसी हुई है। इबोला, ये नाम तो आपने सुना होगा, खास करके अफ्रीका के संदर्भ में। तो ये जो लेटेस्ट आउटब्रेक हुआ है इबोला का, ये भारत के लिए भी क्यों चिंताजनक है, दुनिया समेत। ये जो वायरस है, ये बुंडीबुजियो वायरस है। इसे एक अंतर्राष्ट्रीय इमरजेंसी करार दिया है। Yesterday, I declared a public health emergency of the international concern over the Ebola outbreak. नमस्कार, आदाब। आपके साथ मैं स्मिता शर्मा हूं और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब स्टेशन स्मिता शर्मा जर्नलिस्ट। आज इस व्लॉग में हम बात करेंगे इस वक्त एक नए डिजीज़ के आउटब्रेक की। एक्चुअली वो नया डिजीज़ नहीं है, इसके पहले कई डेडली आउटब्रेक्स हो चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से इसकी वापसी हुई है। इबोला, ये नाम तो आपने सुना होगा, खास करके अफ्रीका के संदर्भ में। और एक बार फिर से अफ्रीका में ये खबर आ रही है, लेकिन एक बार फिर से इसकी वापसी हुई है। इबोला, ये नाम तो आपने सुना होगा, खास करके अफ्रीका के संदर्भ में हुआ है इबोला का। और कम से कम 530 ऐसे कंफर्म्ड केसेस बताए जा रहे हैं स्थानीय हेल्थ अथॉरिटीज़ के मुताबिक। तो ये जो लेटेस्ट आउटब्रेक हुआ है इबोला का, ये भारत के लिए भी क्यों चिंताजनक है, दुनिया समेत, इसके बारे में भी आपको बताऊंगी मैं। लेकिन पहले आपको बता देती हूँ कि ये जो आउटब्रेक है, ये दरअसल मध्य अफ्रीका में हुआ है, सेंट्रल अफ्रीका, जहाँ पर करीब करीब आपके 11 जो उनके देश हैं, जो कॉन्गो बेसिन और उसके आसपास के सराउंडिंग रीजन्स में हैं, वहाँ पर ये शामिल हैं। अब जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या WHO, इन्होंने कहा है कि ये जो आउटब्रेक है करंट स्ट्रेन ऑफ इबोला का, इसके पहले पुराने स्ट्रेन्स आते रहे हैं, लेकिन ये जो वायरस है, ये बुंडीबुजियो वायरस है। इसे एक अंतर्राष्ट्रीय इमरजेंसी करार दिया है। हालांकि इसे एक पैंडेमिक अभी करार नहीं दिया गया है, उसकी वजह भी मैं आपको बताती हूँ, लेकिन एक अंतर्राष्ट्रीय इमरजेंसी इसे ज़रूर करार दिया गया है। इनफैक्ट WHO ने करीब 5 टन इस वक्त जो दवाई की सप्लाईज़ हैं वो भेजी हैं इस क्षेत्र में, जहाँ तक इन सप्लाईज़ को पहुँचने में भी काफ़ी दिक्कत होती है, क्योंकि ये एक बहुत कॉन्फ्लिक्ट जोन है। अगर आप DRC की बात करें, कॉन्गो की बात करें, वहाँ युद्ध के हालात बने हुए हैं, 10 लाख से ज़्यादा लोग विस्थापित हैं, ये माइनिंग एरियाज़ हैं, और हेल्थ केयर वर्कर्स भी काफ़ी ज़्यादा इस तरह के वायरस के आउटब्रेक्स में चपेट में आ जाते हैं। प्लस बहुत सारे ऐसे टैबूज़ हैं यहाँ पर डिजीज़ेस को लेकर, ख़ास करके इस क्षेत्र में जहाँ पर लिटरेसी रेट काफ़ी लो है, गरीबी बहुत ज़्यादा है। लोग अभी भी मानते हैं कि ये शायद विचक्राफ्ट है, कोई काला जादू किया जा रहा है, इस तरह की बातों में यकीन रखते हैं। जो यूनाइटेड स्टेट्स सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन है, यानी कि CDC, उन्होंने कहा है कि पास ही के युगांडा में भी कम से कम 2 कंफर्म्ड केसेस इबोला के पाए गए हैं और एक इंसान के जान जाने की बात की जा रही है। अब इबोला का जो सबसे डेडली आउटब्रेक हुआ था, वो दरअसल 2014 से 16 के बीच में दुनिया ने देखा था, जब 28,000 से ज़्यादा लोगों के जान चली जाने की खबर आई थी। उस वक्त वो वेस्ट अफ्रीका में आउटब्रेक हुआ था, पश्चिमी अफ्रीका में। और हालांकि इस वायरस की जो डिस्कवरी है, देखिए, वो 1976 में हुई थी, लेकिन जो सबसे बड़ा आउटब्रेक हुआ था वो वेस्ट अफ्रीका में हुआ था। तब से लेकर अब तक दर्जनों आउटब्रेक्स ऐसे हो चुके हैं, लेकिन जैसा मैंने बताया कि ये जो स्ट्रेन है, जो स्पीशीज़ है बुंडीबुजियो, इसे एक नया स्ट्रेन बताया जा रहा है, जिसके लिए अभी कोई लाइसेंस्ड वैक्सीन नहीं है। बहरहाल, इस मुद्दे पर जब इसे एक अंतर्राष्ट्रीय इमरजेंसी घोषित किया डॉक्टर टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस ने, जो कि डायरेक्टर जनरल है WHO के, उन्होंने क्या कहा, आइए आपको वो सुना देती हूँ। And as you know, yesterday I declared a public health emergency of the international concern over the Ebola outbreak in the Democratic Republic of the Congo that has already spread to Uganda. I will say more about both outbreaks, hantavirus and Ebola, in my address to member states this afternoon, which is the technical report which I will in the afternoon. These two are just the latest crises in our troubled world. From conflicts to economic crisis to climate change and aid cuts, we live in difficult and dangerous and divisive times. As you all know, WHO has itself been through a difficult period as a result of sudden and steep cuts to our funding. Many people, as a result, have questions about the impact of those cuts for the future of WHO, and they want to know what's going on.
And today, I want to address those concerns by telling you what we have done, what we are doing, and what we will do to build a stable and resilient WHO and secure its future. In fact, the work did not begin last year. It began 9 years ago when we started the WHO transformation, the most ambitious reform agenda in the organization's history, because we knew such a scenario could happen. And there are dozens of ways in which WHO has transformed and continues to transform to meet the changing needs of member states. अब देखिए, कोई भी अगर इस तरह की डिजीज़ आउटब्रेक हो जो दुनिया ने पैंडेमिक का दौर देखा, वो निश्चित रूप से बहुत चिंताजनक हो जाती है। अभी हैंता वायरस की खबरें आ रही थी, उस पर हमने इंस्टाग्राम पर एक लाइव किया था। इंस्टाग्राम हैंडल भी स्मिता शर्मा जर्नलिस्ट है, वहाँ जाकर आप सुन सकते हैं। लेकिन इंडिया के लिए इस वक्त खास और ज़्यादा चिंताजनक बात है, क्योंकि अगले हफ्ते हम यहाँ पर इंडिया अफ्रीका समिट मीटिंग ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं। ये चौथा इंडिया अफ्रीका फोरम समिट मीटिंग है, जिसे दिल्ली में होस्ट किया जा रहा है। जो इस पिछली दफ़ा हुआ था वो 2015 में हुआ था, तो 1 दशक से लंबा वक्त बीत चुका है जिसके बाद हम ये कर रहे हैं। और अफ्रीकन यूनियन में 55 मुल्क हैं, तो सबके हेड्स ऑफ स्टेट्स एंड गवर्नमेंट्स को हमारी तरफ से न्योता गया है। तो वहाँ से ये सारे लीडर्स आएंगे, उनके साथ इतनी बड़ी बड़ी डेलीगेशंस आएंगी। भारत मंडपम दिल्ली में, जिसे पहले प्रगति मैदान कहा जाता था, जहाँ पर G20 समिट मीटिंग को होस्ट किया गया, वहाँ पर इस इवेंट का आयोजन होना है 28 से 31 मई के बीच में। तो उसके नज़रिए से भी जो है, अब निश्चित रूप से भारत के लिए ये चुनौतीपूर्ण है कि आप कैसे प्रिकॉशनरी मेजर्स को इन प्लेस इम्प्लीमेंट करते हैं। ऐसा देखिए, अभी ये नहीं कहा गया कि ये पैंडेमिक हो गया है, लेकिन इसे एक अंतर्राष्ट्रीय कंसर्न के तौर पर ज़रूर पेश किया गया है। हमने ये सवाल पूछा है विदेश मंत्रालय से भी, जवाब का इंतज़ार है कि आखिर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स कैसे इस पूरे आउटब्रेक से डील करेगा इस वक्त इस पूरे मुद्दे पर। लेकिन द हिंदू में आज कल्लोल भट्टाचार्य की जो रिपोर्ट है, उसमें उन्होंने कहा है कि उन्होंने ईमेल करके इनफैक्ट नूर मोहम्मद शेख, जो कि चेयरपर्सन हैं ऑफ अफ्रीकन यूनियन कमीशन, उनसे पूछा था इबोला आउटब्रेक को लेकर तमाम सवाल, और जिसमें उन्होंने कहा है नूर मोहम्मद शेख ने कि एक कलेक्टिव एंड इंटरनेशनल सॉलिडारिटी एंड कोऑपरेशन का कॉल जो है कि आप कैसे सारे मुल्क एक साथ आकर इबोला से लड़ सकते हैं और इसे फैलने से रोक सकते हैं, उसके लिए ये अफ्रीका फोरम विल बी वेरी इंपॉर्टेंट, उस पर नज़र बनाए रखने के लिए, खास करके क्योंकि ये कॉन्गो और युगांडा में अभी फैलता हुआ नज़र आ रहा है। और कॉन्गो में भी देखिए, जो कॉन्गो की जो नॉर्थ ईस्टर्न प्रोविंसेस हैं, इटूरी, वहाँ पर माना जा रहा है कि ये आउटब्रेक इस वक्त देखने को मिल रहा है। अब अफ्रीका यूनियन का ये जो स्टेटमेंट है, इसके पहले अफ्रीकन यूनियन कमीशन के जो चेयरपर्सन हैं महमूद अली यूसुफ, उन्होंने भी बहुत गहरी चिंता जताई थी इस आउटब्रेक को लेकर, और कहा था कि अफ्रीका वुड ओवरकम द लेटेस्ट चैलेंज थ्रू यूनिटी, कोऑर्डिनेशन एंड कलेक्टिव एक्शन, कि सामूहिक तौर पर अगर हम एक साथ कार्रवाई करते हैं, हम समन्वय करते हैं, तालमेल करते हैं और एकजुट होकर हम लड़ते हैं इस डिज़ीज़ से, तो फिर हमको कामयाबी मिल सकेगी। कोविड-19 पैंडेमिक के द्वारा आपको याद हो कि भारत ने अफ्रीकन मुल्कों के साथ मिलकर बहुत काम किया था। G20 में भी जब इंडिया होस्ट कर रहा था, तो अफ्रीकन यूनियन को एक सदस्य के तौर पर ऐड किया गया। तो अफ्रीकी देशों के साथ भारत का जो रिश्ता है वो बहुत पुराना है, परंपरागत रिश्ते हैं, ऐतिहासिक रिश्ते हैं, और अफ्रीकन कंट्रीज़ में इंडिया की जो निवेश हैं वो चीन की तरह नहीं है कि आप सड़कें बना रहे हो आप, या उनको डेट ट्रैप में फंसा रहे हो, BRI के ट्रैप में फंसा रहे हो। इंडिया आमतौर पर वहाँ पे सॉफ्ट लोन्स देता है, हेल्थ के क्षेत्र में काम करता है, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में इंडिया जो है काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टेड हैं। तो अब 55 देशों के लीडर्स को जब न्योता गया है, आप समझ सकते हैं कि बहुत बड़ा डेलीगेशन अफ्रीकन यूनियन से यहाँ पर भारत में मौजूद होगा इन तारीखों के बीच में, 28 मई से लेकर 31 मई के बीच में। पिछली दफ़ा जब ये आउटब्रेक हुआ था, जो हम 2013-14 से 16 के बीच की बात कर रहे हैं, और जिसमें बहुत लोगों की जान गई थी दुनिया भर में,
उसमें ये भी देखा गया था कि वेस्ट अफ्रीका के बाहर भी ये डिज़ीज़ फैल गया था। तो उसमें केसेस आई थी गिनी, सियरा लियोन, यूनाइटेड स्टेट्स, ब्रिटेन में, इटली में, वहाँ पर भी जो है काफ़ी लोगों की जान गई थी इबोला की वजह से। अब इबोला है क्या? देखिए, इबोला को हालांकि ये मेडिकल लैंग्वेजेस हैं और हम वही इंफॉर्मेशन आपको शेयर कर सकते हैं जो डॉक्टर्स से हम लोगों ने हासिल की हैं, लेकिन डॉक्टर्स एंड मेडिकल जो रिसोर्सेज एंड पर्सनल हैं वो अल्टीमेट इंफॉर्मेशन की सोर्स हमेशा होने चाहिए। इसे एक रेयर लेकिन एक बहुत डेडली वायरस के तौर पर देखा जाता है और ये जो बुंडीबुजियो जो इसका स्ट्रेन है, ये माना जा रहा है कि इसके पहले बस 2 ही दफ़ा दिखा था। एक दफ़ा 2007 में जब युगांडा में इसका आउटब्रेक हुआ था और 2012 में जब कॉन्गो में हुआ था और उस वक्त माना गया था कि कम से कम जो लोग इन्फेक्ट हुए थे उस स्ट्रेन की वजह से उसमें से 1/3 लोगों की जान चली गई थी। अब इबोला, अगर कोई इबोला से इफ़ेक्टेड है और वो वॉमिट कर रहा है, उनके जो बॉडी फ्लूइड्स हैं जैसे उनका ब्लड है, उससे वो और स्प्रेड कर सकता है दूसरों को। ये भी माना जाता है कि 2 से 21 दिन तक इंक्यूबेशन पीरियड होता है इस वायरस के असर को दिखने में। और जो शुरुआती इसके सिम्टम्स होते हैं कि आपको बुखार आ रहा है, बहुत बॉडी पेन हो रहा है, थकान हो रही है और फिर वॉमिटिंग, डायरिया, ये तमाम चीज़ें ऑर्गन फेलियर तक हो सकती हैं। तो इस वक्त दुनिया के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। देखिए, अमेरिका ने क्या किया है, अब जो CDC है अमेरिका की, उन्होंने कहा है कि एयरलाइंस के साथ मिलकर आपको कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करना होगा कि कौन से लोग अफ्रीका से अभी हाल के दिनों में आए हैं, क्योंकि 3rd वीक ऑफ अप्रैल में पहला केस पाया गया था कॉन्गो में। तो अब कुछ वक्त बीत चुका है। जो कोविड के दौरान भी देखने को मिल रहा था कि आप पेशेंट की जो है कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कीजिए, लोग अगर अफ्रीका गए थे वहाँ किस किस से आप इन कॉन्टैक्ट आए हैं, क्या किसी में इबोला का केस पाया गया है। अस्पतालों को आप कह दें कि आप रेडी रहे तमाम इमरजेंसीज़ के लिए। एक लेवल 4 ट्रैवल एडवाइजरी भी जारी की है अमेरिका ने, जो कि सबसे सीवियर लेवल है कि जो अमेरिकी सिटीजन्स हैं वो कॉन्गो में ट्रैवल ना करें। तो अगेंस्ट ट्रैवल टू कॉन्गो, और साथ ही में एक तरीके का बैन लगा दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने कि जो लोग यहाँ से अमेरिका आ रहे हैं, जो नॉन अमेरिकन सिटीजन्स हैं, उनको प्रवेश नहीं मिलेगा। अब ये थोड़ा अजीब है क्योंकि नेशनैलिटी देखकर जो है ये वायरस नहीं फैलता है। अगर अमेरिकन्स गए हुए हैं इस क्षेत्र में और अनफॉर्चुनेटली अगर इन कांटेक्ट आए हैं विद इबोला पेशेंट्स, तो ऐसा नहीं है कि वो अमेरिकन सिटीजन्स है तो उनको नहीं होगा और इसलिए वो अमेरिका में वापस आ सकते हैं, लेकिन नॉन अमेरिकन सिटीजन्स को ही होगा। तो इसको लेकर काफ़ी किरकिरी चल रही है इस वक्त अमेरिका के अंदर में। Today, the CDC held a press briefing that provided a lot of the answers and information, but we have stood up a full interagency response. The Department of State, the CDC, the Department of War, everyone is fully involved in tracking. Today, we do have an announced today at the press briefing. There is an American that is symptomatic and has tested positive for it's the Bundibugyo virus, a strain of Ebola. That American, as well as 6 other high-risk contacts, are going to be taken out of that region and taken to Germany. We want to thank our German counterparts. That is an internationally recognized location for viral hemorrhagic fever treatments. So we're very grateful that they would take them. It's a significantly shorter flight time for Americans to receive treatment there in Germany. For all other Americans, we have issued travel warnings. We have instituted just today entry restrictions for non-U.S. citizens that have been in the region in the past 21 days. So in Uganda, Democratic Republic of Congo and South Sudan. So very serious measures that have been taken. We are working to communicate very frequently with everyone. Your question was, should Americans be worried? Right now, there are no cases of Ebola in America. We want to keep it that way, and we are doing everything we can to support Americans in the region. अब जो एजेंसीज़ हैं, क्योंकि ये जो नॉर्थ ईस्टर्न प्रोविंस इटूरी है कॉन्गो का, जहाँ पर ये केसेस फैल रहे हैं, वो इस बात को लेकर आगाह कर रहे हैं कि ये आउटब्रेक काफ़ी तेज़ी से फैल सकता है। ये जो स्ट्रेन है इसमें पॉजिटिविटी काफ़ी ज़्यादा हाई देखी जा रही है और ये थोड़ा तेज़ी से फैल रहा है। अब इसे पैंडेमिक क्यों नहीं कहा गया है, क्योंकि पैंडेमिक देखिए तब होता है जब कोई इस तरह की डिज़ीज़, जो इलनेस है, बीमारी है, वायरसेस हैं, वो एक ख़ास क्षेत्र तक सीमित नहीं रहते, मुल्क ही छोड़ दीजिए आप, बल्कि उनकी कम्युनिटी ट्रांसमिशन होने लगती है अक्रॉस मल्टीपल रीजन्स।
सिर्फ कंट्रीज़ ही नहीं बल्कि कंट्रीज़ के मल्टीपल रीजन्स में अक्रॉस द ग्लोब कम्युनिटी ट्रांसमिशन हो, जो कोविड-19 के दौरान देखने को मिला था। तब उसे पैंडेमिक करार दिया गया था और हमने देखा था कि दुनिया के देशों ने अपनी अपनी सीमाएं बंद कर ली थी। लेकिन जो लेसन्स मिलती हैं हर बार कि सिर्फ सीमाओं को बंद कर लेने से आप सुरक्षित नहीं होते हैं। इतने वायरस आउटब्रेक्स हो रहे हैं लगातार, हर बार पर्यावरण को जितने डैमेजेस होते हैं, और भारत में हम देखते हैं कि केरला में हर दूसरे दिन हमें आउटब्रेक सुनने को मिलता है कुछ नए वायरसेस का। कुछ वायरसेस के वैक्सीन्स हैं, इबोला के जो ये स्ट्रेन है इसका नहीं है वैक्सीन। पैनिक करके कोई फ़ायदा नहीं है और संयम से हर किसी को काम लेना होगा। अगर आप ट्रैवल बैन्स लगा देते हैं तो ये भी होता है कि इसमें एक टैबू बन जाता है, लोगों के साथ भेदभाव शुरू हो जाता है, डिस्क्रिमिनेशन शुरू हो जाता है। और जो अफ्रीका समिट जब होगा 28 से 31 मई के बीच में, तो हमें देखना होगा कि हमारे यहाँ से स्वास्थ्य मंत्रालय और विदेश मंत्रालय की तरफ से क्या कुछ एहतियातन कदम उठाए जाते हैं। अभी इस ब्लॉग में मैंने कहा बस आपको कुछ तमाम यही जानकारियाँ दे दी इबोला से जुड़े हुए। बाकी आप हमारे साथ जुड़े रहिए तमाम दूसरे खबरों के लिए भी। अभी के लिए इतना ही। नमस्कार, आदाब।